नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एशियन भारत। आइए रुक करते हैं एशियन रिपोर्टर की ओर। प्रतिशत बूंदी के माता मंदिर के पीछे वार्ड नंबर 6 और 7 के बीच में सुभाष चौक पर सड़कें सीसी रोड बना ऊपर नाली नीचे हुई अतिवृष्टि भारी बारिश से दुकानों में घुसा पानी जागी परिषद नाले की सफाई की चालू नालियों को खोल खोल कर जो ढका हुआ था दुकानों को तोड़ तोड़ कर बनाने का काम किया चालू। हम बात कर रहे हैं मानदाता विधानसभा के नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 और 7 सुभाष चौक के पास माता मंदिर के पीछे नगर परिषद के द्वारा सीसी रोड बनाया गया, लेकिन रोड तो ऊपर बनाया गया, रोड के ऊपर रोड बनाया गया, रोड ऊंचा हो गया, वहीं नालियों को ऊपर नहीं किया गया, जिसके चलते बरसात का जो पानी इसमें बरसात तेजी से हो रही है उसके कारण नालियों का पानी जो है दुकानों में घुस गया और कई दुकानों के बर्तन के सामान में घुस गया, दुकानें बर्तन खराब हो गए। साथ ही जब बड़ी मुश्किल से सामान बचा है और कई सामान खराब हो गया है, कई लोगों को नुकसान भी हुआ है, जिसके चलते नालियों के नहीं बनने के ऊंचाई नहीं होने के कारण और सफाई आगे रुक जाने के कारण पूरा पानी दुकानों को खराब कर दिया। और घटना के बाद दूसरे दिन नगर परिषद जागे, ग्रामीणों में आक्रोश और नगर परिषद जागी और जो नालियों के ऊपर जो लगा लगा के बंद किया गया था नालियों को, उसको जेसीबी से निकाल कर तोड़ने का काम किया चालू और नालियों की सफाई नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि और नगर परिषद की टीम के द्वारा खड़े रहकर कराई गई। वहीं जनता का कहना है अगर यह पहले ध्यान दिया होता तो आज यह जो नाली का पानी जो है, नाले में जो पानी बहना चाहिए था वह घरों में नहीं घुसता और इस तरह से यह घटना नहीं होती और जनता को नुकसान नहीं आता होता। दुकानों में और घरों में पानी घुसने के बाद जागी नगर परिषद की टीम, नालियों के ऊपर डले स्लैब को हटाकर नालियों की सफाई की चालू। अगर ये पहले काम कर लिया होता तो आज पानी दुकानों में नहीं घुसता। जब रोड बनाया था तो नालियों को भी ऊंचाई करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जिसके चलते आज दुकानों में हुआ नुकसान। समय पर जागती परिषद तो इस तरह से नहीं होता काम। पुनासा से एशियन भारत रिपोर्टर के लिए आनंद दराड़। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक नया निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में कांग्रेस के द्वारा एक टीम का गठन किया जाएगा, जो कि बूथ स्तर पर वो टीम बनाई जाएगी और इसके लिए आज से कांग्रेस ने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। इस टीम का काम ये रहेगा कि हर बूथ पर जाकर मतदाताओं की जांच करना और मतदाता पत्रों की जांच करना, उनके वोटर आईडी कार्ड यदि वो यहाँ रह रहे हैं तो इस पते पे है या कहीं बाहर रह रहे हैं और यहाँ भी उन्होंने वोटर आईडी कार्ड बनवा रखा है। इस तरह के तमाम जो सवाल जो खड़े करे जा रहे हैं चुनाव आयोग पे, इसको लेकर पूरी जांच करने के लिए कमेटियों का गठन कर रही है मध्य प्रदेश कांग्रेस और अगली विधानसभा चुनाव से पहले ये काम पूरा कर लिया जाएगा। और इसके लिए ट्रेनिंग का जो सिलसिला है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शुरू हो गया है। आज भी लगभग काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेनिंग दी गई है कि उनको किस तरीके से बूथ स्तर पे जा करके और कमेटियां बना करके अपने अपने बूथ पे और लोगों के घरों तक पहुंचकर इस चीज़ की जांच करना है। हालांकि अभी चुनाव में 2 से ढाई साल का समय है और इस कमेटी के पास भरपूर समय है कि वो इस तरह की जांच को कर सके और उसके आधार पर जो चेंज करवाना है, जिनके नाम कटवाना है या नए नाम जुड़वाना है, ये काम भी अभी आसानी से हो सकता है। वहीं इस पूरे कवायद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस केवल समय पास कर रही है, इस तरह की कोई मतलब कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी लोग जागरूक हैं और यदि वो कहीं और मतदाता कहीं और के हो गए हैं तो लोग अपना नाम स्वयं यहाँ से कटवा करके नई जगह पर जुड़वा रहे हैं। लेकिन चूंकि कांग्रेस लगातार इस चीज़ को, राहुल गांधी और अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी परसों ही एक प्रदर्शन करने के बाद राज्यपाल को चुनाव आयोग के खिलाफ ज्ञापन दे के आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है कि ये जो वोट चोरी का जो पूरा कैंपेन इन्होंने यहाँ से लेकर पूरे देश में चला रखा है, बिहार में इसको लेकर कि कुछ अलग तरह की घटना देखने को आई और इस तरह के जो कैंपेन के माध्यम से और जागरूकता के माध्यम से ये वोटर आईडी कार्डों के जो एक्स्ट्रा नाम है या
यहाँ से वो कहीं और वोटर हो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने कटवाया नहीं है, दूसरी जगह जाके दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया है कि कई लोगों के पास दो वोटर आईडी कार्ड की भी शिकायत की जा रही है। तो ऐसे में अब कांग्रेस इस पूरे के पूरे जो सिस्टम है इसको चेंज करके, इसको पुनः पूरी तरह से जांच करके और कोशिश कर रही है कि जो एक्स्ट्रा वोटर मध्य प्रदेश में जुड़े हुए हैं अलग अलग विधानसभाओं में, अलग अलग बूथों पे, उनके नाम कटवाए जाएं। एक आदमी का एक ही वोटर आईडी कार्ड और एक ही स्थान पर उसको मतदान करने का अधिकार हो। एशियन भारत के लिए पंकज अग्निहोत्री, कैमरा पर्सन हेमंत के साथ। आगामी सिंहस्थ 28 की तैयारियों को लेकर मोहन सरकार के द्वारा ओंकारेश्वर से मोटक्का के बीच 12 किलोमीटर दूर 123 करोड़ रुपए की लागत से रोड का कार्य धीमी गति से रुद्रा कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है। बता दें, इस रोड में कई वृक्ष भी काटे गए हैं तथा बिना गुणवत्ता के यह रोड चालू होने से पूरे ही दम तोड़ देगा। मेरे पीछे मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है इसमें टोटल मिट्टी का उपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर मानधाता विधायक नारायण पटेल ने भी मीडिया से चर्चा में कहा था कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को की जाएगी। पूरी दलदली जमीन के रूप में ये रोड बनाया जा रहा है, इसमें गुणवत्ता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 123 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का यह मार्ग समय रहते अपना दम जहां तोड़ देगा, तो वहीं मोहन सरकार के द्वारा जो 123 करोड़ रुपए यहां लगाए जा रहे हैं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से यहां ठेका दिया गया है तथा बड़े हरे भरे वृक्ष काफ़ी यहाँ बड़ी तादाद में काट दिए गए हैं तथा छोटी छोटी ये नालियां बनाई हुई है, जो कि ये नालियां कई बार इन्हीं के डंफरों के कारण दुर्घटनाग्रस्त क्षतिग्रस्त हो चुकी है और कई बार इनकी लापरवाहियों की पोल भी खुल चुकी है। एशियन भारत के दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं तथा प्रदेश व केंद्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में जहां प्रदेश भर के श्रद्धालु ओंकारेश्वर आते हैं, आस्था और विश्वास लिए जहां ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए 123 करोड़ रुपए मोहन सरकार के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, इस विश्वास के साथ कि यहाँ गुणवत्ता के साथ कार्य होंगे। लेकिन वर्तमान जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा बरती जा रही लापरवाही के चलते ऐसा नहीं लगता है कि ओंकारेश्वर में जो 123 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 13-12 किलोमीटर का रोड पूरा गुणवत्ता के साथ बनेगा। एशियन भारत के लिए ओंकारेश्वर से ललित दुबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन भारत। मैं हूं राशिद मीर। रायसेन ज़िले के बेगमगंज के जो बीना बांध बीना नदी पर बनाया गया है, उसको लेकर ग्राम चांदामाऊ के जो है ग्रामवासी चिंतित हैं, परेशान हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुआवजा उनको दिया गया है वो 4 लाख रुपए दिया गया है, जबकि उनकी ज़मीनों का रेट जो था 12 से 15 लाख रुपए था। और ऐसे में सबसे दिलचस्प बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो गाइडलाइन की बात की जा रही है, जो जानकारों का कहना है कि गाइडलाइन का यहाँ पर बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया और 4 लाख रुपये पर एकड़ का मुआवजा आसपास के ग्रामवासियों को दिया गया है। मैं अपने एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि कई जो बीना बांध जो परियोजना है, ये राहतगढ़ वाटरफॉल से पहले जो मड़िया डैम बनाया गया है, मड़िया गांव में वहां पर डैम बनाया गया है, उससे कई गांव जो है डूब क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन उसी के पास जो गांव है चांदामाऊ, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं, वहां के ग्रामवासी लगातार परेशान हैं। अभी जैसा कि हाल ही में तेज़ बारिश हुई है और ऐसे में तेज़ बारिश के चलते चांदामाऊ में जो बीना बांध का जो कोई बांध का पानी है वो चांदामाऊ ग्राम में पहुंचा और ऐसे में कई मकानों में पानी भर गया। लेकिन कहीं ना कहीं उधर जो चांदामाऊ के ग्राम
ग्रामवासी हैं, जैसा करीब बताया जा रहा है दर्जन भर से भी ज़्यादा ग्रामवासी हैं जो अभी वहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। जबकि प्रशासन का कहना है कि कहीं ना कहीं पूरा डूब क्षेत्र है, उनको जल्दी खाली करना होगा। लेकिन ऐसे में एक बात निकल कर सामने ये भी आ रही है कि उनका ये भी कहना है कि उनको जो मकानों के पैसे नहीं दिए गए हैं, जबकि प्रशासन का कहना है, शासन स्तर का कहना है कि जो शासन स्तर से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उस हिसाब से जो मुआवजा है दिया गया है। लेकिन यह महंगाई के इस दौर में 4 लाख रुपए एकड़ की जो ज़मीन दी गई है, तो किसानों का यही कहना है कि हम जो है अब वहाँ पर एक प्लाट भी नहीं खरीद सकते। लेकिन ऐसे में जो क्योंकि बारिश है, बारिश में चांदा माऊ के पास पानी भरा और ऐसे में कई घरों में पानी भर गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है, अभी भी वहाँ से लोग हटने को तैयार नहीं हैं। उनका यही कहना है कि सरकार उचित मुआवजा दे जिससे हमारे घर का भरण पोषण हो सके और उनकी जो कीमती ज़मीन है उस कीमती ज़मीन के बदले कहीं पे वो ज़मीन ले सके। लेकिन यहाँ पर जैसे SDM सौरभ मिश्रा से मीडिया की बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो गाइडलाइन जारी की गई थी, शासन स्तर से मुआवजा दिया गया है और जो कई लोगों का जैसा कि आरोप है कि कुछ लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है, तो उनका इस मामले में यही कहना है कि जो कोर्ट में मामला चल रहा है उनको छोड़ के मुआवजा सबको दिया गया है। और मैं कह सकता हूं कि उनका ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं आईडी जो परिवार आईडी उस पर भी पैसा दिया गया है। लेकिन ग्रामवासियों का यही कहना है कि हमारी ज़मीनें बहुत कीमती थी। जो 4 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया है, जो बीना बांध बना हुआ है मड़िया गाँव में, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान अभी चिंतित हैं। कई ग्रामवासियों का ये भी कहना है कि हम पूरे जो ग्रामवासी परेशान हैं, कहीं ना कहीं ना तो हम उस जो मुआवजा सरकार से दिया गया है उस पैसे में हम कहीं से अपनी जो बेशकीमती ज़मीन है उसको कहाँ से लेंगे और हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे। लेकिन इस तरीके के कई डैम देश में बनाए जा रहे हैं जिससे कई डूब क्षेत्र में ग्रामवासी या शहर आते हैं। लेकिन ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइन होती है उसको पालन करना होता है। जो मुआवजा सरकार शासन स्तर से तय होता है वही मुआवजा वहाँ पर दिया जाता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जो चांदा माऊ ग्राम के जो है ग्रामवासी, उनका यही कहना है कि जो 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया है वो कहीं ना कहीं ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। उनका यही कहना है कि हमारी करोड़ों रुपए की जो बेशकीमती ज़मीन जो सरकार शासन ने छीनी है या उन्हें अपने अधिग्रहण करी है, उसमें मात्र उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है, जो कि बहुत कम है। उनने ग्रामवासियों ने चांदा माऊ के ग्रामवासियों ने या किसानों ने मांग की है कि सरकार को कहीं ना कहीं मुआवजा बढ़ाना चाहिए जिससे उनका घर का भरण पोषण हो सके। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। तो आपको बता दें, जो रायसेन के बेगमगंज के जो बीना बांध का जो पूरा मामला है, यहाँ से कहीं ना कहीं किसान चिंतित हैं। और ख़ास तौर से अगर बात की जाए, जैसा कि चांदा माऊ ग्राम की यहाँ पर बात हो रही है, वहाँ पर जो बीना बांध का जो पानी का जो स्तर बढ़ा है उससे ग्रामवासी परेशान हैं। उनका यही कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं ध्यान दे और उनकी जो बेशकीमती ज़मीन है उस पर कहीं ना कहीं उनको इतना मुआवजा मिले कि वो अपनी डूबी हुई ज़मीन के बदले में कहीं ना कहीं वो अपनी ज़मीन खरीद सकें। लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाई ज़मीनी स्तर पर तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहीं ना कहीं 4 लाख रुपए एकड़ में वो कहीं ज़मीन खरीद सकते हैं। चूँकि अमूमन देखा जा रहा है कि ज़मीन के जो अमूमन भाव हैं 10 से 15 लाख रुपए हैं और ऐसे में मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा शासन स्तर से दिया गया है, जो कि नाकाफ़ी है। ऐसे में कहीं ना कहीं ग्राम चांदा माऊ के किसान परेशान हैं। बीना बांध को लेकर उनकी जो ज़मीन डूब क्षेत्र में आ रही है उससे भी वो परेशान है। उनका ये भी कहना है कि उसके साथ साथ उनके जो घर हैं, मकान हैं, वो भी डूब क्षेत्र में है, उसका भी मुआवजा सरकार दे और इतना मुआवजा दे, उचित मुआवजा दे जिससे वो कहीं ना कहीं अपने मकान बना सकें और कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति कहीं ना कहीं बना सकें जिससे उनका घर का भरण पोषण हो सके। तो आपको बता दें, रायसेन जिले के बेगमगंज के बीना बांध का पूरा मामला है। यहाँ पर किसानों का जो है दर्द जो है अब बिल्कुल साफ तौर पर झलक रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि किसानों की जो ज़मीन है वो सरकार ने जो मुआवजा दिया है बिल्कुल नाकाफ़ी है, उससे वो कहीं ना कहीं खासे नाराज़ हैं। और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मुआवजे की राशि में उनका प्लाट लेना भी मुश्किल है। उनकी बेशकीमती जो है संपत्ति जहाँ पर जो है सरकार ने अधिग्रहण करी है उसको लेकर वो नाराज़ हैं। लेकिन ऐसे में शासन स्तर से जो बेगमगंज सौरभ मिश्रा हैं, उनका यही कहना है कि जो सरकार के नियम हैं, गाइडलाइन है, उसके आधार पर ही मुआवजा दिया गया है। और ऐसे में जो कहना है उनका कि जो किसान कह रहे हैं कि उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, तो इस बात पर से उनका यही कहना है कि कुछ मामले जो है कोर्ट में विचाराधीन है, उनको छोड़कर बाकी सबको मुआवजा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है विस्थापित के लिए और कहीं ना कहीं परिवार आईडी पे भी कहीं ना कहीं मुआवजा राशि दी गई है। लेकिन उससे भी किसान वहाँ पर नाखुश दिखाई देते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका कहना है बीना बांध से कई गांव डूब क्षेत्र में है, लेकिन जो मुआवजा दिया है
वो मुआवजा 4 लाख रुपए है और ऐसे में बेशकीमती ज़मीनें उनकी अधिग्रहण कर ली गई हैं। लेकिन उनका यही कहना है कि अब उस पैसे में हमारा घर चलाना, हमारा परिवार का जो उनकी पूर्वजों की मकान थी, जो उनकी मैं कह सकता हूँ कि बेशकीमती ज़मीनें हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार ने अब अधिग्रहण कर ली हैं। लेकिन ऐसे में गाइडलाइन तय की गई है, 4 लाख रुपये एकड़ का मुआवजा दिया गया है, लेकिन किसान इससे अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये पूरा मामला रायसेन के बेगमगंज के बीना बांध का है। यहाँ पर बीना बांध के पास चांदामऊ गांव है। यहाँ के किसान परेशान हैं और वो वहाँ पर अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, ना ही उन्होंने अभी मकान खाली किए हैं। ऐसे में बारिश का दौर जारी है। कैमरा पर्सन आसिफ कुरैशी के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। सारंगपुर तहसील के गांव संडावता उप स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर डॉक्टर कई बार आवेदन, ज्ञापन, आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था नहीं है। आए दिन मरीज और गांव बाहर शाजापुर, राजगढ़ जाते हैं, यहाँ पर व्यवस्था तक नहीं है। जो बिल्डिंग है, 2-2 बिल्डिंग है, उन पर धूल खा रही है, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पे व्यवस्था हो जाए। ऐसा हर ग्रामीण क्षेत्र का कहना है कि कई बार हम मरीज को या ज़्यादा कंडीशन ख़राब होने के कारण हमें रेफर शाजापुर और झालावाड़ तक जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की व्यवस्था ना होने के कारण हमें दूर दूर भटकना पड़ता है। कब ये व्यवस्था सुधरेगी, कब यहाँ पर डॉक्टर आएंगे, ऐसा लेकर ग्रामीण जनों का कहना है। 3 अगस्त 2023 में इसका लोकार्पण किया गया था, लेकिन आज राज्य मंत्री गौतम टेटवाल सारंगपुर तहसील से आते हैं, लेकिन उन्होंने भी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। और रोडमल नागर सांसद है और उनका आदर्श गांव है, उन्होंने भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। डॉक्टर की पद स्थापना नहीं हुई है, कहीं बार लोग जाते हैं। ये एक गंभीर विषय है, विडंबना है कि कब इसका सुधार होगा। चारों तरफ गंदगी फैली हुई है और वहाँ पर कपड़े सुखाए जा रहे हैं, कई मवेशियाँ बांधी हुई है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर कब ध्यान देगा, कब इस जागरूक करेंगे लोगों को। ऐसे बहुत सारे विडंबना है क्षेत्रों के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य उप केंद्र जो है प्राथमिक संडावता, उसमें कई गांव जुड़े हुए थे और बड़ी सौगात मिल रही थी, लेकिन वो सौगात की तो बात दूर की बात, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है और ताला लगा रहता है उस अस्पताल में, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो धूल खा रही है। कब इस सरकार ध्यान देगी? लेकिन सरकार बड़े बड़े मंच से दावे करती है, भवन का निर्माण करती है, कई बिल्डिंगा बनाती है, लेकिन उसका उपचार कब होगा, कब सरकार इस संडावता पर सूद लेगी? पद स्थापना नहीं हुई है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों ने वहाँ पे आंदोलन भी किया, वहाँ पर धरना भी दिया, ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण निकल के नहीं आया। इससे हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्द वहाँ पर डॉक्टर की स्थापना हो, पद स्थापना हो। आज वर्तमान में हमारे यहाँ राज्य मंत्री गौतम टेटवाल भी है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो आदर्श गांव हैं सांसद जी का, वो भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर ऐसा दबाव क्या है कि इस चीज़ को छुपाया क्यों जा रहा है? एक तरफ से तो ये माना जाता है कि इस चीज़ को दबाया जा रहा है, कोई इस पर आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं। एशियन भारत से राहुल बना रिपोर्टर। हम खड़े हैं पिपलोदा नगर परिषद के सादलपुरा वार्ड नंबर 3, 1, 2, 3 के मुख्य पुल पर। ये पुल बरसों पुरानी बनी हुई है और इस पुल से होकर नवीन CM रईस विद्यालय, नवीन महाविद्यालय, राजस्थान का बोरदिया रोड और सुखेरा, ये चारों गांवों को रास्ता और इन स्कूलों को रास्ता मुख्य मार्ग है।
और इस मुख्य मार्ग के पुल की दुर्दशा इतनी बुरी हो चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है, इसकी रेलिंग टूट चुकी है, इस पर लगे हुए पाइप टूट चुके हैं और कभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा इस पुल की दुर्दशा बताएं पीछे से। इस तरह से आप देख सकते हैं इसके ऊपर लगी हुई रेलिंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और पूरी खाई बनी हुई है। नाले निर्माण को लेकर जब इसमें नाला निर्माण किया गया तो आसपास से इसकी खुदाई कर दी गई थी, जिसको लेकर बहुत बड़ी खाई पड़ गई है। आज स्थिति ये है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा है। और आपको बताते चले हम कि इसके ऊपर नगर परिषद द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार से कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई है, ना कोई जाली लगाई गई, ना किसी प्रकार की कोई आड़ की गई है। कभी भी किसी तरह से कोई हादसा हो सकता है और इसी मार्ग से होकर समस्त स्कूलों के छात्र छात्रा निकलते हैं, छोटे बच्चे निकलते हैं। आपको बताते चलें कि ये विषय एक गंभीर विषय है। ये पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और इसको लेकर हम जानना चाहेंगे नगर परिषद के उपाध्यक्ष से कि उपाध्यक्ष जी, आपके द्वारा इस पुलिया की सुरक्षा को लेकर आपके द्वारा इस पुलिया की सुरक्षा को लेकर क्या प्रयास किए गए? कोई भी प्रयास नहीं हुए, इसके खाली एस्टीमेट बने हैं। एस्टीमेट बनने के बाद ना तो इसकी टीएस बनी और ना ही कोई पैसे आए। इसके ऊपर अभी तक अध्यक्ष महोदय ने कई बार मंच पे खड़े होकर बोल दिया है कि इतने पैसे आ गए हैं, इतने पैसे हमारे उसके अभी तक आए हैं तो कहाँ गए? अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल में अभी तक इसका काम शुरू क्यों नहीं हुआ? विषय ये भी देखा जाए कि वार्ड नंबर 3 के पार्षद प्रवीण सिंह जी द्वारा 2 माह पूर्व लिखित में नगर परिषद सीएमओ साहब को आवेदन दिया गया था इस पुलिया की रेलिंग टूटने पर सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगाने एवं इस चीज़ की व्यवस्थीकरण करने के लिए। 2 माह बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या हम इस चीज़ को समझें कि नगर परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके द्वारा शिथिलता अपनाई जा रही है और जनप्रतिनिधियों की बात भी नहीं सुनी जा रही है? बिल्कुल ठीक। हमने कई बार इनको अवगत करवाया गया कि उन पर जाली लगवा दी, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई भी इस पर ध्यान नहीं है। तो आप जिस तरह से सुन चुके हैं, ये नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रकाश जी चंद्रवंशी है और नगर के द्वितीय व्यक्ति हैं। इनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इनके प्रयासों को भी विफलता मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो हिटलर शासन इसको माना जाए। इतना बड़ा दुर्घटना होने का अंदेशा है, इतना बड़ा व्यू है, इतना बड़ा पॉइंट है जिसको सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगाना अनिवार्य है। परंतु जनप्रतिनिधि जिस तरह से वार्ड नंबर 3 के पार्षद द्वारा भी यहाँ प्रयास किए गए हैं, 2 महीने पहले लिखित आवेदन नगर परिषद सीएमओ साहब को दिया गया था और उपाध्यक्ष मोदी भी बता रहे हैं कि निरंतरता से वो ये चीज़ संज्ञान में ला रहे हैं नगर परिषद को। तो इस प्रकार से जो यहाँ पे है कभी भी दुर्घटना हो सकती है। 2 माह बीत जाने के बाद भी आवेदन लिखित देने के बाद भी कोई यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो रही है। ये नगर परिषद की शिथिलता को और उदासीनता को दर्शाता है। एसीएन न्यूज़ चैनल के साथ एजाज शेख की खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंजीनियर डीके सिंह के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम का घेराव किया। नगर निगम का घेराव करने की बजाय आम आदमी पार्टी ने बताया कि शहर में जो जल भराव की स्थिति हो रही है वह निगम की घोर लापरवाही के कारण हो रही है। जगह जगह गड्ढे हैं और जो सीवर लाइन डाली गई है उनको लेकर भी बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने नगर निगम आयुक्त और नगर निगम का घेराव किया। ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि नगर निगम के अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से सागर शहर को जल भराव और बीमारियों के दल बदल में धकेल दिया गया है। गलत लेवलिंग की सड़कों और अधूरी पड़ी सीवर लाइन ने कई बस्तियों को जल नगरी बना दिया है। इंजीनियर डीके सिंह ने मीडिया को बताया कि नगर निगम में इंजीनियर अमले ने बिना किसी सर्वे और तकनीकी आधार के सड़कों को इस तरह ऊंचा बना दिया है कि हजारों घर और दुकानें अब सड़क के नीचे दब गई हैं। बरसात का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस रहा है। आम आदमी पार्टी ने बताया कि शहर में जो सीवर प्रोजेक्ट काम हुआ था उसमें भी गंभीर लापरवाही देखी गई है। जगह जगह जो ठेकेदार हैं वह अपना काम अधूरा करके छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से आम जनता गड्ढों में गिर रही है, उन पर चोटें हो रही है। अधिकारी जनता पर जो चालानी कार्रवाई जो वैसी करनी पड़ती है वो तो करते हैं, लेकिन जो ठेकेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती, जिसकी वजह से आम जनता काफ़ी परेशान है। आम आदमी पार्टी उनके लिए सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए आगे भी उग्र होगी। सागर से एसीएन भारत के लिए अभिषेक रजक की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश सिंगरौली जिले के खाद्य गोदाम में मौजूद हूँ। यहाँ किसान अपनी समस्याओं को लेकर यूरिया के लिए एक हफ्ते से अधिक से लाइन में लग करके खड़े हैं। इसके बावजूद भी यहाँ के मौजूद कर्मचारियों द्वारा इन किसानों को यूरिया समय पर नहीं दिया जा रहा। वजह यही है, किसानों की संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आ रही है, समस्याओं का समाधान फिर भी नहीं हो रहा है। आज दिन शनिवार है, छुट्टी का समय है, ऐसे दिनों में भी यहाँ मौजूद कर्मचारियों द्वारा नोटिस चस्पा कर किसानों को जानकारी नहीं दी गई। वजह यही है, किसान रात 2 बजे से लाइन लगाकर यूरिया के लिए खड़े हैं। सिंगरौली जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत खाद्य गोदाम में किसान यूरिया के लिए हफ्ते दिन से अधिक से लाइन में लगकर खड़े हैं। इसके बावजूद भी किसानों को यूरिया समय पर नहीं मिल रहा। वजह यही है, आज दिनांक दिन शनिवार को किसानों ने खाद्य गोदाम के बाहर मुख्य सड़क को जाम कर दिया, आवागमन अवरुद्ध कर दिया। मौके पर मौजूद जिला प्रशासन की टीम ने किसानों को सड़क से किनारे करते हुए आवागमन करने वाले लोगों को खुला रास्ता दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आज दिन शनिवार को जहां छुट्टी का दिन है, ऐसे दिनों में भी खाद्य गोदाम में मौजूद अधिकारी कर्मचारियों द्वारा किसानों को नोटिस छपवाकर जानकारी भी नहीं दी गई। वजह यही है कि रात 2 बजे से किसान खाद्य यूरिया के लिए लाइन में लगकर खड़े हैं। अभी कुछ देर पहले किसानों ने खाद्य गोदाम के बाहर सड़क को पूरी तरीके से जाम कर दिया था। रास्ते में आवागमन करने वाले लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे थे। यहाँ मौजूद जिला प्रशासन के लोगों ने किसानों को किनारे करते हुए आवागमन को खोलने का रास्ता दिया। सिंगरौली से एशियन भारत के लिए अजय शर्मा। महाकाल मंदिर के अंदर घर गृह के जाने को लेकर विवाद कई बार सामने आए हैं। विवाद को लेकर अब एक नया मामला सामने आया है। विवाद के बाद अब एक याचिका इंदौर हाईकोर्ट के अंदर दायर की गई है और इस मांग को दायर की गई है कि जो आम भक्त है उनको कहीं ना कहीं घर गृह में प्रवेश दिया जाए और वीआईपी मूवमेंट जो है महाकाल के अंदर जो वीआईपी मूवमेंट के द्वारा घर गृह में प्रवेश दिया जाता है उनको बंद किया जाए। इस मांग को लेकर इंदौर के अंदर एक याचिका दायर की गई है और जो इसके बाद याचिका के बाद कहीं इसके समर्थन में भी लोग मैदान में उतर गए। महापुजारी संघ के भी लोग ने उन्होंने बयान दिया है कि हमने मांग करी है कि याचिका जो दायर हुई है हम इनका पूरा समर्थन करते हैं और हमारी मंदिर प्रशासन से मांग है कि इसको वीआईपी जो मूवमेंट है, जो वीआईपी लोगों को घर गृह के अंदर प्रवेश दिया जाता है उसको बंद किया जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी दूर दूर से आस्था लेकर बाबा महाकाल के चरणों में पहुंचते, पर कहीं ना कहीं वो सब दूर से ही दर्शन करते। तो हमारी मांग है कि मंदिर समिति से कि उनको भी कहीं ना कहीं आम भक्तों को भी घर गृह में प्रवेश दिया जाए, जिससे वो आसानी से बाबा को जल अर्पित कर पाए और अच्छी व्यवस्था कहीं ना कहीं महाकाल की बनी रहे। इस बात को लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि न्यायालय का क्या फैसला आता है। न्यायालय के फैसले के बाद ही अब न्यायालय के फैसले पे ही अभी सभी की निगाह टिकी हुई है। न्यायालय का फैसला जो आएगा वो उच्च माना जाएगा। अभी लगातार इस बात को लेकर हमारे श्रद्धालुओं से भी इस बात को लेकर चर्चा हुई थी। उनका भी यह कहना है कि हम भी कहीं उज्जैन के नागरिक हैं, पर कई बार दर्शन करने जाते हैं तो घर गृह के कहीं दूरों से हम बाबा के दर्शन करते हैं, पर हमारी उम्मीद है कि हम भी आम श्रद्धालु की तरह हम बाबा के दरबार में जाए और घर गृह के अंदर जाकर जल अभिषेक करें। इस मांग को लेकर आम श्रद्धालु भी अब मांग उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि न्यायालय किस बात को लेकर किस पक्ष में सुनवाई करती है। एशियन भारत के साथ उज्जैन से खोजमा की रिपोर्ट। इंदौर में आज मेघ जमकर बरसे। 2 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को तरबतर कर दिया। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। मानसून के पहले पखवाड़े में कम बारिश के बाद दूसरे पखवाड़े में अच्छी बारिश की उम्मीद और दरकार इंदौर के लोगों को है। मानसून के शुरुआती दिनों में काफ़ी कम बारिश होने के बाद अगस्त माह के शुरुआती दिनों से शुरू हुई बारिश आखिरी दिनों में झमाझम में तब्दील हो गई। आज भी शहर में झमाझम बारिश का दौर देखने को मिला, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से शहर की कई सड़कें लबालब हो गई। बारिश की वजह से शहर की कई निचली बस्तियों में पानी भी भर गया। इंदौर में हुई तेज बारिश के चलते कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बनी, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रमुख चौराहों और मार्गों पर वाहन धीमी गति से रेंगते रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों की टीम सड़कों पर मुस्तैद रही। अलग अलग टीमों ने बारिश शुरू होते ही विभिन्न चौराहों पर मोर्चा संभाल लिया। LIG चौराहा, BRTS कॉरिडोर और अन्य क्षेत्र प्रभावित रहे। यहाँ पानी भरने से यातायात जाम की स्थिति बनने लगी।
हालांकि त्वरित कार्रवाई के चलते धीरे धीरे ट्रैफिक को निकाला गया और सिग्नल व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी गई। आला अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय बेहद जरूरी है। नगर निगम द्वारा सड़कों के गड्ढे और जल निकासी की समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने एक समन्वय समिति बनाई है जो साथ मिलकर काम कर रही है ताकि बारिश के दौरान शहर वासियों को कम से कम असुविधा हो। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करते हुए प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकासी कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दिनों में टीम लगातार सक्रिय रहेगी। इंदौर में हुई झमाझम बारिश की वजह से शहर की कई प्रमुख सड़कें लबालब हो गई। वहीं शहर के कई प्रमुख चौराहों पर भी जाम की स्थिति निर्मित हुई। हालांकि जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन का पूरा अमला सड़कों पर मुस्तैद दिखाई दिया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में आम जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश की गई। कैमरा पर्सन नीरज जावलिया के साथ मैं अशरफ मंसूरी, ACN भारत न्यूज़ इंदौर। सोयाबीन किसान इन दिनों काफी परेशान है। पीला मोजक रोग से खेतों में फसलें खड़ी हुई बर्बाद होती दिख रही हैं। ऐसे में मंदसौर के जितने भी जनप्रतिनिधि अब आगे बढ़ चढ़कर आ रहे हैं, उसमें मंदसौर से सुहासरा विधानसभा के विधायक हरदीप सिंह डंग ने भी जिला कलेक्टर और मध्य प्रदेश सरकार को एक लेटर लिखा। वहीं उस लेटर के बाद जिला कलेक्टर ने भी एक आदेश जारी किया है कि किसानों को सर्वे किया जाए और उनको उचित मुआवजे के लिए जो भी मापदंड हो उस मापदंड के आधार पर सरकार तक एक रिपोर्ट भेजी जाए। उसके बाद किसानों में कहीं ना कहीं उत्साह है कि कहीं सरकार से आस है कि उनको मुआवजा मिल सके। पिछली बार भी 2023 का मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे समान साबित हुआ था, लेकिन इस बार आस लगाए बैठे हैं कि क्या इस बार मुआवजा उनको उचित मिल पाएगा। मंदसौर से हिम्मत सिंह चौहान। फिलहाल इस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए ACN भारत।